Hello everyone. In this particular video we are going to study the chapter number 1 of history for class 9th, that is French Revolution. तो फ्रेंच रेवोल्यूशन रीड करेंगे इस चैप्टर में. सबसे पहला इंसिडेंट जो हम इस चैप्टर में रीड करने वाले हैं वो थोड़ा सा फ्लैशबैक में है. जो एक मॉर्निंग की बात हो रही है 14 जुलाई 1789. तो क्या हुआ था इस मॉर्निंग में? इस मॉर्निंग में सिटी ऑफ पेरिस की बात हो रही है जो फ्रांस में है, और वहाँ पर बहुत सारे लोग जो है इकट्ठे हो गए थे. क्यों इकट्ठे हो गए थे? बिकॉज किंग ने ऑर्डर किया था अपनी सेना को कि वो कहाँ चली जाए, सिटी में चली जाए. तो इसलिए लोग जो हैं बहुत ज़्यादा र्यूमर्स स्प्रेड हो गया था लोगों के बीच कि ये जो राजा है इसने सेना भेजी है ताकि वो उन पर गोलियां चला सके, लेकिन ऐसा नहीं था. तो क्या हुआ, करीब करीब 7,000 के करीब मैन एंड वुमेन इकट्ठे हुए टाउन हॉल के सामने, और उन्होंने क्या किया, उन्होंने राजा को अपोज करने के लिए प्लान बनाया. और वो पहुंच गए कहाँ पे? बेस्टाइल में. बेस्टाइल क्या था? बेस्टाइल राजा का फोर्ट था, और बेस्टाइल में क्या थी? प्रिजन्स भी थी, जेलें भी थी वहाँ पर. और उन्होंने उन जेलों पर अटैक किया. और अटैक क्यों किया था? क्योंकि वो चाह रहे थे कि उनके पास भी पर्याप्त मात्रा में हथियार आए ताकि वो सेना से मुकाबला कर पाए. तो आर्म के लिए उन्होंने फ़ाइट किया था फाइनली. और उन्होंने ये लड़ाई लड़ते हुए, ये स्ट्रगल करते हुए उन्होंने वहाँ के कमांडर को भी, बेस्टाइल के जो कमांडर थे उनको मार गिराया था. और जितने भी प्रिजनर्स थे उनको रिलीज़ करवा दिया था. प्रिजनर्स ज़्यादा नहीं थे, प्रिजनर्स आर ओनली 7. तो येट द बेस्टाइल वॉज हेटेड बाय ऑल. तो बेस्टाइल जो है वो उसको सभी नफ़रत कर रहे थे. क्यों नफ़रत कर रहे थे? क्योंकि वो राजा की बिल्डिंग थी, शाही बिल्डिंग थी. दैट इज़ वाई दे बेस्टाइल वॉज हेटेड बाय ऑल द पर्सनस. और जो बेस्टाइल फोर्ट है उसको बुरी तरह से डिमोलिश किया गया, बुरी तरह से उसको तोड़ा गया लोगों के द्वारा. और भी बहुत सारी चीज़ें की गई. उस टाइम डिस्ट्रक्शन की तरफ लोग जो हैं चले गए थे. तो उसके बाद जब ये रॉयट्स हुए, और हो क्या रहा था कि काफ़ी सारे लोगों को अपनी अलग अलग प्रॉब्लम्स याद आ रही थी, और इसी गुस्से में वो ये सब कर रहे थे. तो क्योंकि वहाँ पर ब्रेड के प्राइसेस बहुत हाई थे, और वहाँ पर जो है उनको टैक्स बहुत ज़्यादा पे करना पड़ रहा था. तो बहुत सारी चेन ऑफ इवेंट्स थी जिसकी कारण जो है इस सिचुएशन पे बात पहुंच गई थी, और फाइनली वो एग्जीक्यूट करना चाहते थे अपने राजा को. तो ये देखिए, ये बेस्टाइल फोर्ट की एक तस्वीर है कि जिसमें हम देख सकते हैं. तो ये पेंटिंग है जो हमें दिखा रही है कि किस तरह से बेस्टाइल फोर्ट को तहस नहस कर दिया गया था बाय द पीपल. उसके बाद हम फर्स्ट टॉपिक पे आते हैं जो है फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी. तो फ्रेंच सोसाइटी किस तरह की थी? तो वो शुरू हुआ है कि अब जो है स्टोरी सीधी हम पढ़ेंगे कि क्या क्या इवेंट्स हुए, और डेट वाइज हम देखेंगे कि कैसे हालात बने फ्रांस में कि वहाँ पर रेवोल्यूशन हुआ तो क्यों हुआ, क्या क्या रीजंस थे उसके. तो फर्स्टली हम वहाँ के राजा के बारे में रीड आउट करेंगे कि इन 1774 लुई 16 बर्बन ऑफ द बर्बन फैमिली. बर्बन फैमिली वॉज अ रॉयल फैमिली ऑफ फ्रांस. तो वहाँ के राजा थे लुई 16 इन 1774 में. तो जब ये 20 ईयर्स के थे तो ऑस्ट्रियाना प्रिंसेस से मैरी एंटोनेट से इनकी शादी हो गई. और उसके बाद इन्होंने देखा कि हाँ, इनका जो ट्रेजर है वो टोटली क्या है? एम्प्टी. तो ये बहुत बड़ी बात है जो हमें याद रखनी है कि ट्रेजरी क्या थी? एम्प्टी थी. अब राजा का कोष खाली था, उसके भी बहुत सारे रीजंस थे. क्या आपने कभी ऐसा राजा देखा है जो बिल्कुल गरीब हो, जिसके पास कुछ ना हो? तो लेकिन राजा तो राजा है. राजा जब मेंटेन करेगा सारी चीज़ों को ऑब्वियसली तभी उसको राजा माना जाएगा, अदरवाइज़ तो हम उसको नॉर्मल पर्सन ही मानेंगे. तो वही सिचुएशन जो है लुई 16 के साथ भी हो रही थी. तो क्यों था ये कोष जो है एम्प्टी? ट्रेजरी क्यों थी? इसका जो राजकोष था वो पूरा खाली क्यों था? उसके रीजंस थे लॉन्ग ईयर्स ऑफ वॉर. बहुत सारे सालों तक फ्रांस ने युद्ध लड़े थे जिसके कारण फाइनेंशियली
जो रिसोर्सेज थे फ्रांस के वो कहीं ना कहीं ड्रेन आउट हो गए थे, जिसके कारण वो ज़्यादा अब इकोनॉमिकल अच्छी कंडीशन में नहीं था। उसके बाद इतना ज़्यादा अब राजा का कोर्ट था या उसका पैलेस था, उसकी मेंटेनेंस के लिए भी बहुत सारे पैसे साल भर में लगते थे। अब अगर हम एक गरीब इंसान की बात करें, अगर हम उसको बहुत बड़ा घर दे देते हैं तो वो उस घर की मेंटेनेंस कैसे करेगा? घर की मेंटेनेंस करने के लिए उसको पैसे चाहिए, उसमें गार्ड्स भी चाहिए, उसमें नौकर भी चाहिए सफाई के लिए, उसमें पेंट करवाने के लिए भी पैसे चाहिए, हर चीज़ के लिए, वहाँ पर रहने के लिए भी पैसे चाहिए। तो अगर हम किसी बड़े घर में रह रहे हैं तो वही सिचुएशन थी कि जो पैलेस ऑफ वर्साइल्स था उसकी मेंटेनेंस के लिए भी बहुत सारे खर्चे थे। तो अंडर लुइस 16 फ्रांस हेल्प द 13 अमेरिकन कॉलोनीज टू गेन देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम कॉमन एनिमी ब्रिटेन। अब एक जो था फ्रांस का कॉमन एनिमी क्यों कहा गया है? क्योंकि अमेरिका का कॉमन एनिमी भी ब्रिटेन था और फ्रांस का कॉमन एनिमी भी ब्रिटेन था। कैसे? क्योंकि अमेरिका और फ्रांस दोनों ही ब्रिटेन से हेट करते थे। अमेरिका काफ़ी सालों तक जो है वो गुलाम रहा है ब्रिटेन का, और फ्रांस ने हेल्प की थी अमेरिका की कि ताकि वो ब्रिटेन से आज़ादी पा सके, और 13 कॉलोनीज़ को आज़ाद भी करवाया था। किसने? फ्रांस ने ब्रिटेन से अमेरिका की 13 कॉलोनीज़ को आज़ाद करवाया गया था फ्रांस के द्वारा। और उसमें भी ऑब्वियसली लड़ाइयाँ लड़ी, वॉर लड़े, तो ऑब्वियसली उसके जो रिसोर्सेज हैं वो ड्रेन आउट होंगे। उसके बाद वॉर में भी बहुत सारे पैसे खर्च हुए और फ्रांस क्या आ गया? डेप्ट में आ गया, यानी वो कर्जे में डूब गया। और इस जो कर्जा है इसको उतारने के लिए भी उसको बहुत सारे पैसे जो है उसके इंटरेस्ट के तौर पर देने पड़ते थे, ब्याज के तौर पर देने पड़ते थे जिन से उसने उधार लिया हुआ था फ्रांस ने। तो डेफिनेटली उसके इंटरेस्ट में भी बहुत सारे पैसे चले जाते थे। तो इंटरेस्ट के तौर पर भी उसको बहुत सारा पे करना पड़ता था। तो इन सभी चीज़ों से हम कहीं ना कहीं कह सकते थे कि उसका जो बजट था वो बैलेंस्ड नहीं था। उसको जो चीज़ें थी फ्रांस में वो बैलेंस नहीं थे और इकोनॉमिकली वो बहुत ही पुअर था। और एक और चीज़ थी कि फ्रांस में जो 3 क्लासेस थी उनसे टैक्स नहीं लिया जाता था। सिर्फ एक ही एस्टेट था जो टैक्स पे कर रहा था, और बाकी जो एस्टेट थे वो टैक्स नहीं पे करते थे, उनको छूट दी हुई थी टैक्स में। तो थर्ड एस्टेट ही टैक्स पे करता था, और थर्ड एस्टेट जो था वो सबसे ज़्यादा गरीब भी था। तो एक गरीब से वो कितने पैसे निकलवा लेता होगा, ये भी बहुत बड़ी बात है। तो टैक्स ज़्यादा नहीं थे, खर्चे बहुत ज़्यादा थे, तो दैट इज़ वाई फ्रांस जो है वो कहीं ना कहीं इकोनॉमिकली बहुत ही पुअर होता जा रहा था। तो अगर हम बात करें फ्रांस की सोसाइटी की, तो फ्रांस की जो सोसाइटी थी उसमें 90% क्या थे? पीजेंट्स थे। और पीजेंट्स की पॉपुलेशन थी। ज़्यादातर लोगों का जो मैं कहूँ ऑक्यूपेशन था वो एग्रीकल्चर ही था। तो ओनली अ स्मॉल नंबर ऑन द लैंड दे कल्टिवेटेड। लेकिन अब जो लैंड कल्टिवेटेड थी वो बहुत कम ही मिल पाती थी उनको, क्योंकि ज़्यादातर टैक्स में चला जाता था। और उनकी अपनी ज़मीनें भी बहुत कम थी। ज़्यादातर ज़मीनें किसकी थी? 60% ऑफ लैंड वॉज ओन्ड बाई नोबल्स। नोबल्स यानी जो राजा के आसपास के लोग थे, जो रॉयल फैमिली के लोग थे, 60% ज़मीन उनके पास थी या चर्च के पास थी, और दूसरे रिच मेंबर्स जो थे थर्ड एस्टेट के उनके पास थी। तो कुल मिला के जो टैक्स पेयर थे उनके पास ज़मीनें कम थी, जबकि जो रॉयल फैमिली के लोग थे, जो अमीर थे उस सोसाइटी में, उनके पास जो है लैंड बहुत ज़्यादा थी। तो मेंबर ऑफ फर्स्ट 2 एस्टेट, मैंने कहा 3 एस्टेट्स में डिवाइडेड था फ्रेंच सोसाइटी। फर्स्ट एस्टेट, सेकंड एस्टेट और थर्ड एस्टेट। और थर्ड एस्टेट जो था वो करीब करीब 90% जो पॉपुलेशन थी वो थर्ड एस्टेट में थी, और थर्ड एस्टेट को ही टैक्स पे करना पड़ता था। जो फर्स्ट 2 एस्टेट थे उनको टैक्स पे नहीं करना पड़ता था। तो फर्स्ट 2 एस्टेट में कौन कौन आते थे? फर्स्ट 2 एस्टेट दैट इज़ क्लर्जी एंड द नोबिलिटी। क्लर्जी यानी जो चर्च से रिलेटेड लोग थे, और जो नोबिलिटी के लोग थे। नोबिलिटी यानी जो अमीर रॉयल फैमिलीज से लोग थे, उनको कोई टैक्स पे नहीं करना पड़ता था। एंड उनको प्रिविलेजेस थी, काफ़ी सारी प्रिविलेजेस थी बाय बर्थ।
यानी वो रॉयल फैमिली में पैदा हुए थे, इसीलिए उनको छूट दी हुई थी टैक्स में। तो बहुत सारी ऐसी काफ़ी सारी ऐसी एग्जेम्पशन थी जो उनको दी हुई थी। नोबल फर्दर enjoyed the feudal privileges. This include the feudal dues they exacted from the peasants. Peasants were obliged to render service to the lord. तो अब जो है इनके काफ़ी सारे इनके नौकर थे, अपनी ज़मीनें भी ये पीजेंट्स को देते थे, लेकिन उनसे खेती करवाते थे, बट उनको ज़्यादा जो है पे नहीं करते थे। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि जो थर्ड एस्टेट था वो उसकी कंडीशन फ्रांस में अच्छी नहीं थी। उसके बाद अगर हम बात करें चर्च की, तो चर्च को भी एक टैक्स मिलता था पीजेंट्स के द्वारा, जिसको हम टिथ्स बोलते हैं। और ये टिथ्स क्या था? ये एक टैक्स था जो कि पीजेंट्स देते थे किसको? चर्च को। तो आप हम इसमें देख सकते हैं एक और टैक्स था डायरेक्ट टैक्स, जिसको बोलते थे टैली। तो ये क्या था? अ नंबर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस विच आर लेवीड आर्टिकल्स एवरीडे कंजम्पशन लाइक सॉल्ट और टबैको। तो छोटी छोटी चीज़ों पे टैक्स लगे थे। सॉल्ट पे टैक्स लगता था, टबैको पे टैक्स लगता था, यानी जो डेली नीड की चीज़ें भी थी उन पर भी टैक्स पे करना पड़ता था थर्ड एस्टेट को। द बर्डन ऑफ फाइनेंशिंग एक्टिविटीज़ ऑफ द स्टेट थ्रू टैक्सेस वन बोर्न बाय थर्ड एस्टेट अलोन। तो हम कह सकते हैं कि 3 एस्टेट थे, लेकिन जो बर्डन था वो किस पर था? सिर्फ और सिर्फ थर्ड एस्टेट पे था टैक्स पे करने का। और 2 तरह के टैक्स भी आपने पढ़ लिए, टिथ्स और टेली। तो टिथ्स क्या था? जो पीजेंट्स देते थे चर्चेस को, वो टैक्स था। और टेली क्या था? जो वो स्टेट को पे करते थे, वो टैक्स को हम टेलीज बोलेंगे। उसके बाद है द स्ट्रगल टू सर्वाइव। तो ऑब्वियसली जब इतनी पॉपुलेशन हो जाएगी फ्रांस में, लगातार पॉपुलेशन जो है वो राइज कर रही थी, 23 बिलियन थी, फिर 23 से 28 बिलियन हो जाती है। तो काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें थी जो उनको चाहिए होती थी। या जब भी पॉपुलेशन बढ़ती है तो डेफिनेटली हमारे फूड ग्रेन की डिमांड बढ़ती है, हमारे जो भी हमारी बेसिक नेसेसिटीज़ हैं उनकी डिमांड जो है इंक्रीज़ होती है। तो वही हो रहा था फ्रांस में। फूड ग्रेन्स जो है उनकी डिमांड अचानक से बढ़ गई क्योंकि पॉपुलेशन बहुत इंक्रीज़ हो गई, लेकिन ये जो डिमांड थी इसका बैलेंस बनाना बहुत मुश्किल हो रखा था। ये जो है सभी को फूड ग्रेन अवेलेबल नहीं हो रहे थे, तो इसीलिए उसके जो प्राइजेस थे वो काफ़ी बढ़ गए। जो ब्रेड था उसका प्राइस काफ़ी बढ़ गया, और स्टेपल डाइट का जो प्राइस था वो भी बढ़ गया। यानी हम कह सकते हैं कि पॉपुलेशन बढ़ने से जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं वो भी मिलना कम हो गया फ्रांस के थर्ड एस्टेट को। तो ज़्यादातर जो वर्कर्स थे वो लेबरर्स थे या वो वर्कशॉप में काम करते थे, लेकिन उनके जो वेजेस थे वो फिक्स नहीं थे। उसके बाद राइज आया प्राइस में, तो ये जो गैप था बिटवीन पुअर एंड रिच ये बढ़ता गया। क्यों? क्योंकि जो पुअर है वो और ज़्यादा पुअर होता गया क्योंकि उसको फूड ग्रेन नहीं मिल रहे, उसको रहने के लिए शेल्टर नहीं मिल रहा, तो डेफिनेटली वो पुअर से और पुअर होता गया, जबकि रिच जो है वो अमीर होता गया। तो ये जो गैप है बिटवीन रिच एंड पुअर, ये फ्रेंच सोसाइटी में बढ़ता गया। थिंग्स बिकेम वर्स व्हेन एवर ड्रॉट और हेल रिड्यूस द हार्वेस्ट। और इसी दौरान क्या आ गया? ड्रॉट आ गया, हेल स्टॉर्म आ गए, कहीं पर बारिश हद से ज़्यादा हो गई, कहीं पे बहुत कम रही। तो इन कारणों से भी ग्रेन जो है वो नहीं उग पाया, और वहाँ पर क्या आ गया? सबसिस्टेंस क्राइसिस। जब हमारे पास बेसिक नीड्स की कमी होती है तब उसको हम सबसिस्टेंस क्राइसिस कहते हैं। तो ये आया था ड्यूरिंग द ओल्ड रेजिम ऑफ फ्रांस। और सबसिस्टेंस क्राइसिस को हम इस टेबल के ज़रिए देख सकते हैं कि यहाँ पर बैड हार्वेस्ट हुई थी, यानी यहाँ पे फसलें जो है वो अच्छी नहीं हुई थी। और उसके बाद जो पुअरेस्ट थे उनके पास इतनी भी मनी नहीं थी कि वो ब्रेड खरीद पाए। उसके बाद डिसीज़ एपिडेमिक भी आ गया यहाँ पर। यानी कुल मिला के हम कह सकते हैं जो पुअर सेक्शन था उसकी कंडीशन अच्छी नहीं थी। उसके बाद अ ग्रोइंग मिडिल क्लास एनफिसेजेस एंड टू प्रिविलेजेस। अब क्या हुआ कि
ग्रोइंग मिडिल क्लास। अब जो थर्ड एस्टेट था उसमें एक सेक्शन ऐसा था जो थोड़ा बहुत पढ़ लिख गया था बाद में। कैसे? In the past, peasants and workers had participated in the revolt, increasing the tax and food scarcity. तो क्या हुआ था कि मैंने आपको बताया फूड ग्रेन की जब कमी होने लगी, ऑब्वियसली जब लोगों के पास किसी चीज़ की कमी होगी तो वो उसके लिए प्रोटेस्ट करेंगे, स्ट्रगल करेंगे, और वही हो रहा था फ्रांस में। लेकिन हो क्या रहा था, कहीं ना कहीं सोशल और इकोनॉमी में वो चेंज लाना चाहते थे कि हमारी जो कंडीशन है उसको थोड़ा सा ठीक किया जाए बाय द गवर्नमेंट, बाय द किंग। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा था। लेकिन एक ग्रुप ऐसा भी था जो एग्रीकल्चर पर बेस्ड नहीं था, तो उन्होंने क्या किया, जैसे लॉयर थे या जो हैं वो मर्चेंट्स थे, वो एग्रीकल्चर पे ज़्यादा बेस्ड नहीं थे, वो ग्रो कर गए ड्यूरिंग दिस टाइम क्योंकि प्राइजेस बढ़े थे चीज़ों के। तो अब ये ग्रो कर गए तो इन्होंने पैसा ज़्यादातर लगाया एजुकेशन के ऊपर, यानी ये अपनी जो आगे आने वाली जनरेशन है उसको पढ़ाने लिखाने लगे। अब पढ़ाने लिखाने लगे तो क्या हुआ कि इन्होंने काफ़ी सारी वेल्थ अर्न कर ली, ये थोड़े से इनकी कंडीशन इम्प्रूव हो गई, जबकि ये आते थे फॉल करते थे थर्ड स्टेट में ही, लेकिन इनकी कंडीशन जो थी ये अच्छी हो गई। उसके बाद जो है इन्होंने अपने बच्चों को भी पढ़ाना शुरू किया, और जो ये थर्ड स्टेट है इसमें इंक्लूड हो गए कौन कौन से लॉयर और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल भी बन गए ये। और उसके बाद क्या हुआ, अब जब पढ़ लिख जाएंगे तो कहीं ना कहीं दिमाग में ये चीज़ें आएंगी कि हमारे सोसाइटी में जो हो रहा है वो सही नहीं हो रहा, उसके ख़िलाफ़ ये आवाज़ उठाएंगे। कहीं ना कहीं इन्हें पता चलेगा कि क्या हो रहा है हमारे साथ, और जितनी भी प्रिविलेजेस थी वो सेकंड स्टेट और फर्स्ट स्टेट को क्यों मिल रही हैं। तो काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें थी जो इनके दिमाग में आई, और इन्होंने प्रोटेस्ट किया। इन्होंने ये भी कहा कि जो प्रिविलेज बाय बर्थ है उसको ख़त्म करना चाहिए, यानी कि जो रॉयल फैमिली में पैदा हुए हैं उनको शुरू से ही प्रिविलेज क्यों दी जा रही है, ऐसा गलत है। तो कहीं ना कहीं ये फ्रीडम की मांग करने लगे, इक्वालिटी की मांग करने लगे। तो काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें इनके माइंड में आई जब ये और ज़्यादा एजुकेटेड हो गए। तो कुछ ऐसे फ़िलोसोफ़र थे उस टाइम के जिनका इन्फ्लुएंस इस मिडिल क्लास पर पड़ा। तो उन फ़िलोसोफ़र में एक फ़िलोसोफ़र थे जैक्यूज़ रूसो, और इन्होंने जो है अपनी दो तीन फ़िलोसोफ़र थे यहाँ पर फ्रांस में, हम कह सकते हैं। एक थे जॉन लॉक और एक थे रूसो, जो कि बहुत ही फेमस यहाँ के फ़िलोसोफ़र रहे हैं। फ़िलोसोफ़र होते क्या है मेनली, फ़िलोसोफ़र वो इंटेलेक्चुअल पर्सन होते हैं किसी भी सोसाइटी के, जो सोसाइटी के इश्यूज़ पर अपनी विचार रखते हैं, अपने व्यूज़ रखते हैं, और लोग जो हैं सोचने पर मजबूर हो जाते हैं उनके विचारों से कि क्या ये सही है, क्या ये जो हो रहा है हमारी सोसाइटी में क्या ये सही है या गलत है। तो यहाँ पर भी तीन फ़िलोसोफ़र थे जो कि बहुत ही फेमस हुए हैं, और उन्हीं में से जॉन लॉक और जो रूसो हैं वो फेमस है काफ़ी। उसके बाद इन्होंने कुछ बुक्स लिखी हैं। इन हिज 2 treatises ऑफ गवर्नमेंट, लॉक sought टू refute द डॉक्ट्राइन ऑफ डिवाइन एंड एब्सोल्यूट राइट। अब लॉक ने एक बुक लिखी थी 2 treatises ऑफ गवर्नमेंट, और इस बुक में इसने जिक्र किया था कि जो ये प्रिंसिपल चला आ रहा है हमारी सोसाइटी में जिसमें डिवाइन और एब्सोल्यूट राइट है, उसको इसने बिल्कुल ही गलत ठहरा दिया। इसने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि राजा के पास ही पूरी डिवाइन पावर हो, या एब्सोल्यूट राइट यानी जो भी डिसीजन लेगा राजा ही ले, ये बिल्कुल ही गलत है और इसको हमें बिट्रे करना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू लॉक ये जो चीज़ें थी ये उसने इसके अगेंस्ट था, हम कह सकते हैं कि जो मोनार्की का सिस्टम चला आ रहा था आज तक फ्रांस में, उसको इसने डिनाई किया। उसके बाद रूसो ने क्या किया, रूसो ने इसी आइडिया को थोड़ा सा और आगे ले गए। उन्होंने कहा प्रपोजिंग अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बेस्ड ऑन सोशल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पीपल। वो कहता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, अपनी पावर्स को डिवाइड कर देना चाहिए बिटवीन द पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव, यानी लोगों के पास ये पावर होनी चाहिए कि वो अपना रिप्रेजेंटेटिव चुने, और उन्हें ये जो आइडिया चला आ रहा है हमारी सोसाइटी में इसको हमें थोड़ा सा और एलेबोरेट करना होगा। इसको हमें अपनी जो पावर है उसको सेंट्रलाइज्ड
करना होगा। तो द स्पिरिट ऑफ लॉज मॉन्टेस्क्यू, इन्होंने कौन सी बुक लिखी, आपने बुक का नाम याद रखना है, द स्पिरिट ऑफ लॉज इनकी बुक थी। और इसमें इन्होंने क्या कहा, पर्पस ऑफ डिवीजन ऑफ पावर, इन्होंने कहा कि हमारी जो पावर है उसको डिवाइड कर देना चाहिए गवर्नमेंट बिटवीन द लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। जो हम आज देखते हैं जो 3 लेवल है, 3 जो हमारे टियर हैं गवर्नमेंट के, जो एग्जीक्यूटिव है या जो लेजिस्लेटिव है और जुडिशरी है, इसने कहा इस तरह से हमें गवर्नमेंट की पावर को डिवाइड कर देना चाहिए ताकि वो पावर जो है बैलेंस में रहे और वो अच्छे डिसीजन ले पाए। क्योंकि एक व्यक्ति ये तीनों काम नहीं कर सकता कि कानून बनाए भी, उसको एग्जीक्यूट भी करे, उसके बाद उस पर डिसीजन भी ले। तो इसीलिए इन्होंने कहा कि इसको डिवीजन ऑफ पावर होनी चाहिए। द मॉडल ऑफ गवर्नमेंट वॉज पुट इन टू फोर्स इन द यूएसए, और बाद में यूएसए के द्वारा इस मॉडल ऑफ गवर्नमेंट को जो है वो ले लिया गया और यूएसए में इसी तरह की गवर्नमेंट बनी। आफ्टर द 13 कॉलोनीज डिक्लेयर देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटेन, जब मैंने आपको बताया था कि फ्रांस ने हेल्प की थी अमेरिका की 13 कॉलोनीज से इंडिपेंडेंस लेने में, तो उसी में ही ये आइडियाज़ को उन्होंने फॉलो किया था जब उनको इंडिपेंडेंस मिल गई थी। द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट गारंटी द इंडिविजुअल राइट वॉज एन इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल फॉर पॉलिटिकल थिंकर इन फ्रांस। तो हम कह सकते हैं कि फ्रांस में जो पॉलिटिकल थिंकर थे उनके आइडियाज़ अमेरिका में फॉलो अप हुए थे। तो हम कह सकते हैं पूरा इंसिडेंट देखते हुए कि फ्रांस में कहीं ना कहीं चीज़ें बदल रही थी। जो फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट को प्रिविलेजेस मिल रही थी, वो कहीं ना कहीं सेकंड स्टेट के लोग जब एजुकेटेड हो गए उनको नहीं भा रही थी। वो कह रहे थे बार बार कि ये जो चीज़ें हैं इनको चेंज होना चाहिए, इक्वालिटी आनी चाहिए सोसाइटी में, और सभी को इक्वल राइट होने चाहिए अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनने के लिए, या फिर डिसीजन मेकिंग में उनका भी रोल होना चाहिए। तो इस चीज़ से लोग जो है बहुत ही परेशान हो चुके थे फ्रांस में। और इसके बाद हम सेकंड टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में करेंगे जो है द आउटब्रेक ऑफ रेवोल्यूशन। देखते हैं, इतनी सारी चीज़ें अभी तक हमने पढ़ी कि मिडिल क्लास जो है वो थोड़ा सा राइज कर गई थी, मिडिल क्लास एजुकेटेड हो गई थी और उसने फिलोसोफर्स के आइडियाज़ को फॉलो करना शुरू कर दिया था। अब देखते हैं कि रेवोल्यूशन कैसे आया फ्रांस में आगे। तो टिल देन बाय बाय। होपफुली आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा और सुना होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी।